आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग यानी कि वाक्य के भेद तथा वाक्य के प्रकार काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखो, ये वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जो नया वीडियो हमारा अगला वीडियो जब भी अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वाक्य भेद। वाक्य किसे कहते हैं? देखो, शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को, पर वो सार्थक हो, शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णतः प्रकट हो। यानी कि वाक्य पदों का ऐसा व्यवस्थित शब्द समूह है जिसमें पूरा अर्थ प्रकट करने की क्षमता रखता है। जैसे लाजों से दुख में खाया नहीं गया। यानी कि ये शब्द है, कुछ शब्द है, 5-6 शब्द है। इन 5-6 शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया, तो ये सार्थक है तथा अर्थपूर्ण वाक्य है। ये वाक्य हमें कुछ बताता है, ये हमारे विचार प्रकट करता है, हमारा कोई विचार प्रकट करता है। लाजों से दुख में खाया नहीं गया। सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। सदा एक शब्द है, सत्य एक शब्द है, बोलो एक शब्द है। ऐसे 3 शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बन चुका है। यानी कि कुछ शब्दों के समूह को, यानी कि सार्थक समूह को, यानी कि अर्थपूर्ण समूह को हम वाक्य कहते हैं। समय, दूसरा एक वाक्य देखो, समय बहुत बलवान है। यानी कि यहाँ पर समय की बलवत्ता पर प्रकाश दिया गया है। यानी कि इन 3 शब्दों से हमारे विचार प्रकट हो रहे हैं। ये 3 शब्द एक अर्थपूर्ण है, यानी 3 शब्दों को जोड़कर हम एक अर्थपूर्ण वाक्य बना चुके हैं। समय बहुत बलवान है। यानी कि शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो देखेंगे वाक्य के कुछ भेद देखेंगे। वाक्य की पहचान 2 प्रकार से होती है। यानी कि वाक्य की पहचान 2 प्रकार से होती है, या वाक्य के ये 2 भेद है। एक अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। पहला भेद है अर्थ की दृष्टि से, पहला भेद या पहला वाक्य का प्रकार है विधानार्थक वाक्य, या इसे ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों से किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हमें मिलती है, कि जिन वाक्यों से किसी क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य तथा विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज आग बरसाने लगा। सूरज आग बरसाने लगा, यानी सूरज के क्रिया के होने की, यानी कि सूरज क्या कर रहा है? आग बरसाने लगा। तो यानी कि क्रिया के होने की सूचना या क्रिया के करने की सूचना हमें इस वाक्य से मिल रही है। इसलिए सूरज आग बरसाने लगा, यह वाक्य विधानार्थक वाक्य तथा ये विधान सूचक वाक्य भी इसे हम कहते हैं। दूसरा एक वाक्य देखेंगे, चिड़िया तालाब में तैर रही है। चिड़िया क्या कर रही है? तालाब में तैर रही है, तैरने का काम कर रही है। यानी कि इस वाक्य से तैरना ये क्रिया है। इस वाक्य से हमें क्या होता है, क्या किस बात का पता चलता है? क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है। यहाँ पे क्रिया हो रही है, कौन सी? तालाब में तैरने की। चिड़िया तैरने का काम कर रही है, तैरने की क्रिया यहाँ पर हो रही है, इसलिए ये विधानार्थक वाक्य कहलाता है। दूसरा प्रकार है वाक्य का निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य तथा इसे ही हम निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं। जब वाक्य से किसी बात के न होने या न करने का, जिस वाक्य से हमें किसी बात का न होना या कार्य का न होना सूचित होता है, तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य तथा निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उसका उदाहरण देखो, यहाँ पे ये नकारार्थी वाक्य है, काम का न करना, यानी कि काम के न करने की सूचना हमें यहाँ पर मिलती है, उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। एक उदाहरण देखो, उसे काम करना नहीं आता, यानी कि उसे काम करना नहीं आता। इसमें काम के बारे में नकार दर्शाया गया है, नकार बताया गया है, यानी कि काम के न करने की सूचना हमें यहाँ मिल रही है। काम करना नहीं आता, काम करने नहीं आता, यानी कि काम किसी बात को यानी किसी काम को न करने की हमें यहाँ पर सूचना मिल रही है, इसलिए ये निषेधार्थक वाक्य है। यानी किसी काम के प्रति अपना निषेध व्यक्त किया जाता है या नकार व्यक्त किया जाता है, इसे हम नकारार्थी या निषेधार्थक तथा निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं।
दूसरा एक उदाहरण देखो, राहुल आज स्कूल नहीं जाएगा। राहुल आज स्कूल नहीं जाएगा। यहां पर स्कूल न जाना यानी कि स्कूल को न जाना, ये यहां पर नकार, स्कूल को जाने के बारे में नकार बताया गया है, यानी कि स्कूल को जाने के लिए नकार दर्शाया या कार्य के न होने की सूचना, स्कूल को न जाने की सूचना हमें इस वाक्य से मिलती है, यानी कि राहुल आज स्कूल नहीं जाएगा, यानी कि ये निषेधवाचक तथा नकारार्थी वाक्य है। दूसरा एक वाक्य देखो, मुझे काम करना नहीं आता। मुझे काम करना नहीं आता यानी कि मैं काम नहीं करता, यानी कि काम के न होने की तथा कार्य के न होने की सूचना इस वाक्य से हमें मिलती है। इसलिए मुझे काम नहीं आता, यह भी वाक्य निषेधवाचक वाक्य तथा निषेधार्थक वाक्य हम इसे कहते हैं। तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य तथा इसे प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न करना, किसी प्रकार का प्रश्न करना या जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन प्रश्नों के बाद क्या लगाया जाता है? कौन सा चिन्ह? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बेटी सुबह से कहाँ, बंटी सुबह से कहाँ गया? कहाँ गया यानी कि बंटी के सामने प्रश्न पूछा गया है कि आप सुबह से कहाँ गए थे, और उसके सामने आगे प्रश्न पूछने के बाद आगे प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाता है। इसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य देखेंगे हम, राहुल आप सुबह से कहाँ गए थे? यहाँ पे अभी एक प्रश्न तैयार हो चुका है, तुम्हारे घर कौन आया है? तुम्हारे घर कौन आया है? हम अपने दोस्त को पूछ रहे हैं, दोस्त से प्रश्न कर रहे हैं, अपने मित्र से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? तुम्हारे घर कौन आया है, यानी कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है और अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह भी लगाया जा रहा है। इसलिए ये कौन सा वाक्य है? प्रश्नार्थक वाक्य है। नीरज, और तीसरा वाक्य देखो, नीरज घर कब जाएगा, यानी कि घर को जाने के बारे में उसे पूछा जा रहा है कि तुम घर कब जाओगे, और आगे प्रश्नार्थक चिन्ह, ये प्रश्नार्थक वाक्य है। दादी सोनू को क्या हो गया? दादी सोनू को क्या हो गया, यानी कि दादी से प्रश्न पूछा जा रहा है, किसके बारे में? सोनू के बारे में, और वाक्य के अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाता है, वो प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है या किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। नंबर 4, अज्ञार्थक वाक्य। अज्ञार्थक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध का बोध होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक। इसमें आदेश दिया जाता है तथा अनुरोध किया जाता है, यानी कि आदेश, अनुमति दी जाती है, तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है यहाँ पर, शैलेश धूप में जाना बंद करो। शैलेश धूप में जाना बंद करो, यानी कि पिताजी ने शैलेश को आज्ञा दी है। क्या दी है? आज्ञा दी या आदेश दिया है, धूप में जाना बंद करो, जो कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, या धूप में जाने से तबीयत बिगड़ जाएगी, ज्वर आ जाएगा, यानी कि बुखार आ जाएगा, ऐसा पिताजी ने शैलेश के सामने शैलेश को कहा है। यानी कि शैलेश धूप में जाना बंद करो, यहाँ पर पिताजी शैलेश को आज्ञा देते हैं, यानी कि आदेश देते हैं। यहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य में यानी कि सामान्य दृष्टि से आज्ञार्थक वाक्य में क्या किया जाता है? बड़े छोटों को आज्ञा देते हैं या आदेश देते हैं, तो इसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, आप वहां जाकर बैठिए। दादाजी ने हमको कहा है कि हम उनके करीब बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आप वहां जाकर बैठिए, यही कि दादाजी ने हमको आदेश दिया है, आज्ञा दी है। ये आज्ञार्थक वाक्य है। अब यह काम बंद कर दीजिए। घर मालिक ने काम करने वाले मजदूर को कहा कि अब ये काम बंद कर दीजिए, यानी कि मालिक ने मजदूर को आज्ञा दी है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है तथा आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। पांचवा प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध होता है। जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध होता है, उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, वाह क्या सुंदर दृश्य है,
यानी कि सुंदरता का बखान किया गया है यहाँ पर, यानी कि उस सुंदर दृश्य को देखकर उसकी तारीफ की जा रही है। तो ये वाक्य यानी कि वह के आगे क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यानी कि तारीफ में वह इस शब्द का उच्चारण किया गया है और आगे उद्गारवाचक चिन्ह लगाया गया है, यानी कि वह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर क्या व्यक्त किया गया है, घृणा नहीं, शोक नहीं, तो वो एक प्रकार का हर्ष यानी कि खुशी व्यक्त की गई है। दूसरा एक वाक्य देखो, अरे वह फेल हो गया, अरे वह फेल हो गया, फेल हो गया यानी कि नापास हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। कौन, हमारा अपना मित्र, अरे वह फेल हो गया। हमने कहा उसके बारे में वह फेल हो गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक शोक व्यक्त किया है। वह अरे यहाँ पर शोक व्यक्त किया यानी कि दुख व्यक्त किया गया है। दूसरा एक वाक्य देखो, और वह कितनी सुंदर मूर्ति है, यहाँ पर मूर्ति की सुंदरता का बखान किया जा रहा है, तारीफ की जा रही है। तो यहाँ पर हम खुशी से यानी कि हर्ष से ये वाक्य का उच्चारण किया, यानी कि वह कितनी सुंदर मूर्ति है, वह के आगे उद्गारवाचक चिन्ह और कितनी सुंदर मूर्ति है, यानी कि यहाँ पर एक प्रकार का हर्ष तथा विस्मय यहाँ पर हमने व्यक्त की है, इसलिए यह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। उसके बाद छठा प्रकार है संदेह सूचक वाक्य। संदेह सूचक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों में किसी चीज के बारे में संदेह या संभावना का बोध होता है। संभावना यानी कि कोई काम के होने की अपेक्षा व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, मजदूर खेत में काम करता होगा, मजदूर खेत में काम करता होगा, काम कर रहा है या काम नहीं करेगा इस बात का पता हमें नहीं चलता, तो मजदूर के काम करने की संभावना तथा एक्सपेक्ट मजदूर के काम के प्रति एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खेत में काम करता होगा, उसे हम संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। शायद आज बदली छट जाए, यानी कि हाँ, आसमान में बरसात का मौसम है और आसमान में उमड़ घुमड़ कर बादल आए हैं, बस थोड़ी देर में काले बादल छटने लगे या छटने वाले हैं, एक ऐसा अंदाज लग चुका, तो इसलिए हमने इस ये वाक्य का उच्चारण किए। शायद आज बदली छट जाए, यानी कि बादल आज छट जाए यानी कि वो छट जाएंगे, ऐसी उम्मीद या ऐसा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर किया गया, यानी कि ऐसी संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है या संदेह सूचक वाक्य कहलाता है। उसके बाद अंतिम प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य यानी कि इन वाक्यों में इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद अथवा अभिशाप का भाव प्रकट होता है। हाँ, अभिशाप का भाव प्रकट होता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। देखो, एक उदाहरण के तौर पर एक वाक्य देखेंगे, भगवान आपका भला करे। यहाँ पर हमने एक अच्छी इच्छा व्यक्त की है। हाँ, कौन सी इच्छा? आपका भला, उनकी भलाई की, अपने दोस्त के, अपने मित्र के भलाई की कामना की है। किससे? भगवान से, यानी कि शुभ कामना यहाँ पर व्यक्त की है। भगवान से हमने अपने दोस्त के प्रति एक शुभ कामना व्यक्त की है। भगवान आपका भला करे, ये इच्छावाचक वाक्य है। भगवान आपको लंबी आयु दे, यानी कि लंबी उम्र दे, यानी कि भगवान से हम क्या मांग रहे हैं? आशीर्वाद मांग रहे हैं। किसके लिए? हम अपने मित्र के लिए। भगवान आपको लंबी आयु दे या लंबी उम्र दे, ये इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से ये 6 से 7 वाक्य के प्रकार है। अब उसके बाद वाक्य का दूसरा भेद है, जो कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, देखो बेटा, यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद मुख्य रूप से 3 हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। पहला कौन सा है? पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य है। वो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तो सबसे पहले हम पहला वाक्य देखेंगे, जिसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय यानी कि क्या पता है कि आपको बच्चों? बताओ तो। उद्देश्य यानी कि हाँ करेक्ट, कर्ता, और विधेय यानी कि क्रियापद। ठीक है, आप कर्ता और क्रियापद, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, यानी कि एक कर्ता और एक क्रियापद है, उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। सरल वाक्य की पहचान क्या है? एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। देखो, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर एक उदाहरण दे चुके हैं। नीलेश खेलता है,
नीलेश उद्देश्य है और खेलता है ये विधेय है। इस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक विधेय है, इसलिए यह सरल वाक्य कहलाता है। दूसरा वाक्य देखो, कविता और सविता शहर गए हैं। कविता और सविता यानी कि दोनों एक बहनें हैं, ये दोनों कविता और सविता दोनों बहनें हैं, ये दोनों एक दूसरे की फ्रेंड या सहेलियां हैं, तो इसलिए कविता और सविता ये दोनों मिलाकर एक उद्देश्य है और शहर गए हैं। दोनों मिलकर कहाँ गए? शहर गए। शहर ये क्रियापद है या तथा ये विधेय है। एक उद्देश्य और एक विधेय ये दोनों मिलकर क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। उसी वाक्य को हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी कहते हैं या उसे सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। तीसरा उदाहरण देखो, बुआजी बड़ी चिंतित हो उठी। बुआजी बड़ी चिंतित हो उठी। यहाँ पर बुआ एक उद्देश्य है। चिंतित होना यानी कि फिक्र करना, अपने फैमिली के प्रति फिक्र करना, चिंता करना, तो चिंतित हो उठना ये विधेय है। एक उद्देश्य और एक विधेय ये दोनों इन शब्दों को मिलकर एक वाक्य बनता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह सरल वाक्य कहलाता है। उसके बाद दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? देखो बेटा, जब दो या अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। किसको? दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया जाता है और उसका एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो, इस संयुक्त वाक्य में दो उद्देश्य और दो विधेय होते हैं, अर्थात दो सरल वाक्य होते हैं। एक सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता, यानी कि संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों का मिश्रण यानी कि ये संयुक्त वाक्य है। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो संयुक्त वाक्य में फिर दो सरल वाक्य होते हैं, यानी कि दो उद्देश्य और दो विधेय होते हैं, अर्थात दो सरल वाक्य होते हैं। और दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग होता है। इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया जाता है। वो समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द कौन से हैं? जो कि दो शब्द समूहों को तथा दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए वो काम आते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के ये शब्द है और, पर, या, परंतु, तथा, लेकिन, वरना, मगर, अगर, किंतु, अथवा, अतएव, बल्कि, नहीं, तो, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द है। समुच्चय बोधक अव्यय का अर्थ क्या है? जब कुछ शब्द समूहों को या दो शब्द समूहों को तथा दो वाक्यों को जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द फिर एक बार देखेंगे, और, पर, या, तथा, लेकिन, वरना, परंतु, मगर, किंतु, अथवा, अतएव, बल्कि, नहीं, तो। ये इसलिए ऐसे शब्दों का यानी कि दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का, इनमें से किसी एक शब्द का हम उपयोग करते हैं तथा दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए ये समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग कर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। देखो बेटा, संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण हम यहां पर देखेंगे। कमल दिल्ली जाएगा और पिंकी यहीं रहेगी। कमल कहां जाएगा? दिल्ली जाएगा और पिंकी यहीं रहेगी। तो देखो बेटा, कमल एक उद्देश्य है यहां पर और दिल्ली जाना एक विधेय है, यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी कि ये तीन शब्दों का सार्थक समूह है, यानी कि ये सरल वाक्य बन चुका है। और फिर यहां से एक दूसरा वाक्य है, पिंकी यहीं रहेगी। पिंकी एक उद्देश्य है और यहीं रहना यह एक विधेय है, यानी कि और के आगे पिंकी एक उद्देश्य, यहीं रहना एक विधेय है, यानी कि एक उद्देश्य एक विधेय। यहां पर भी एक सार्थक शब्द समूह बन चुका है, यानी कि यह एक सरल वाक्य बन चुका है। तो और के पहले एक सरल वाक्य है और के आगे एक सरल वाक्य है, ऐसे दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम और यह समुच्चय बोधक अव्यय कर रहा है। यानी कि इन कमल दिल्ली जाएगा एक सरल वाक्य और पिंकी यहीं रहेगी ये एक दूसरा सरल वाक्य, ये दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय का जो शब्द है और ये और शब्द के द्वारा किया जा रहा है। और शब्द को हम बीच में लाने से ये दो सरल वाक्यों को मिलकर एक बड़ा संयुक्त वाक्य बन चुका है।
तो इसका मतलब अब ये संयुक्त वाक्य में, ये पूरे लंबे बड़े संयुक्त वाक्य में दो उद्देश्य है, कमल और पिंकी। कमल एक उद्देश्य, पिंकी एक उद्देश्य, ऐसे दो उद्देश्य है। और विधेय दिल्ली जाएगा, यहीं रहेगी, और ये एक दो विधेय है। इसका मतलब संयुक्त वाक्य में दो उद्देश्य है, एक और एक दो उद्देश्य है, दिल्ली जाना और यहीं रहना, ये दो विधेय है। एक और एक दो विधेय है, यानी कि दो उद्देश्य और दो विधेय होते हैं संयुक्त वाक्य में, एक कंडीशन। दूसरा क्या है, ये दो सरल वाक्य होते हैं। कमल दिल्ली जाएगा एक सरल वाक्य, पिंकी यहीं रहेगी एक सरल वाक्य। ये दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया जाता है, यानी कि और वगैरह। तो ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखो, पूरा महीना बीत गया पर उसका बुखार न उतरा। पूरा महीना बीत गया, महीना उद्देश्य है, बीत जाना ये एक विधेय है। पर के आगे देखो, उसका बुखार न उतरा, उसका ये सर्वनाम है, किसी के बदले प्रयुक्त किया जाने वाला, यानी कि ये भी एक उद्देश्य है। बुखार न उतरा, बुखार का न उतरना ये विधेय है। इसका मतलब पूरा महीना बीत गया, ये एक सरल वाक्य है। पर के आगे देखो, उसका बुखार न उतरा, ये भी एक सरल वाक्य है। तो एक सरल वाक्य और दूसरा सरल वाक्य, इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द यानी कि पर का इस्तेमाल किया गया है, पर का उपयोग किया गया है। दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए पर का उपयोग किया गया और ये पूरा एक वाक्य बन गया। इसे ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, एक उद्देश्य, दो उद्देश्य और दो विधेय है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। तीसरा उदाहरण देखें, उसे प्यास लगी थी इसलिए वह कुएं पर चला गया। उसे प्यास लगी थी, उसे यानी कि कोई एक एक्स व्यक्ति, यानी कि उसके लिए नाम के बदले ये प्रयुक्त किया गया शब्द, ये सर्वनाम है। तो उसे एक उद्देश्य है, प्यास का लगना ये एक विधेय है। एक उद्देश्य और विधेय का एक सरल वाक्य है। फिर उसके बाद वह कुएं पर गया, वह एक सर्वनाम है। तो ये यानी कि उद्देश्य है, और कुएं पर जाना एक विधेय है, यानी कि एक उद्देश्य एक विधेय, ये एक सरल वाक्य। ये दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए इसलिए का उपयोग किया गया है। ये एक संयुक्त वाक्य बन चुका है। इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। और जब हम इसलिए यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय को यहां से निकाल देंगे तो ये पूरा संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्यों में बंट जाता है। चौथा एक उदाहरण देखो, मैं सोया जल्दी था मगर मुझे उठने में देर हो गई। देखो, मैं सोया जल्दी था, ये एक सरल वाक्य है, इसे यानी कि मैं उद्देश्य, सोना विधेय, सोया जल्दी था एक विधेय है, यानी कि यहाँ पर मुझे उद्देश्य और उठने में देर हो गई ये एक विधेय, यानी कि एक और एक दो उद्देश्य और एक और एक दो विधेय, दो उद्देश्य और दो विधेय है। और उसके साथ साथ वह मगर इस शब्द का उपयोग करके ये दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम मगर ने किया है, तो ये संयुक्त वाक्य बन गया है। मैं सोया जल्दी था मगर मुझे उठने में देर हो गई, ये पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य है। और एक तीसरा कंडीशन देखो, जब बीच में जो हम समुच्चय बोधक अव्यय को देखते हैं, तो जब समुच्चय बोधक अव्यय को हम इस संयुक्त वाक्य से हटा दो, अलग कर दो, तो वो क्या होगा, दो स्वतंत्र वाक्यों में संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, एक संयुक्त वाक्य पूरा दो स्वतंत्र वाक्यों में बढ़ जाएगा। कब बटेगा वो, जब हम समुच्चय बोधक अव्यय को यहां से हटा देंगे। मगर को हटाने पर क्या होगा, ये मैं सोया जल्दी था मगर मुझे उठने में देर हो गई, ये पूरा संयुक्त वाक्य है। हम संयुक्त वाक्य में से मगर जैसे शब्द को हम समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द को हम यहां से हटा देंगे या यहां से निकाल देंगे तो क्या होगा, ये पूरा संयुक्त वाक्य दो स्वतंत्र वाक्यों में बढ़ जाएगा, यानी कि दो सरल वाक्यों में बंट जाएगा। ये एक तीसरी कंडीशन है संयुक्त वाक्य की। पहले वाक्य में देखो, कमल दिल्ली जाएगा और पिंकी यहीं रहेगी, यानी कि कमल दिल्ली जाएगा और पिंकी यहीं रहेगी, ये दोनों सरल वाक्य है। यानी कि और को हटा दो तो ये पूरा संयुक्त वाक्य है। पूरे संयुक्त वाक्य में से और को हटाने पर क्या होगा, ये पूरा संयुक्त वाक्य दो स्वतंत्र वाक्यों में बंट जाएगा, यानी कि दो सरल वाक्यों में बंट जाएगा। इसलिए ये संयुक्त वाक्य ही कहलाता है, ये संयुक्त वाक्य की कंडीशन है। तो इस प्रकार जिसमें दो उद्देश्य और दो विधेय होते हैं तथा दो सरल वाक्य होते हैं, इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया जाता है, उसे ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है बेटा, देखो मिश्र वाक्य हम किसे कहते हैं, तो देखो जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक या उससे अधिक आश्रित वाक्य होते हैं, आश्रित यानी कि उस पर अवलंबित होते हैं,
यानी कि दूसरे पर अवलंबित होते हैं, यानी कि डिपेंड होते हैं, या उसे हम गौण वाक्य भी कहते हैं तथा उसे हम उपवाक्य भी कहते हैं। यानी कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? एक मुख्य वाक्य और एक या उससे अधिक आश्रित वाक्य, यानी कि उस वाक्य पर डिपेंड रहने वाला। हाँ, अवलंबित वाक्य यानी कि गौण वाक्य या तथा उसे हम उपवाक्य भी कहते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। देखो बेटा, मिश्र वाक्य के हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण है, जब आप नए शहर में जाते हैं तब आप साथ में पथ प्रदर्शक लेते हैं। नए शहर में जाते हैं तो तब आप क्या लेते हैं? पथ प्रदर्शक लेते हैं। नए शहर में हमको रास्ता मालूम नहीं होता, कहाँ कैसे जाना, तो इसलिए हम गाइड लेते हैं। गाइड यानी कि पथदर्शक होता है, उस पथदर्शक को सामने लेते हैं। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड है। नए शहर में जाते हैं तो तब क्या होता है? हम पथदर्शक को लेते हैं, पथदर्शक को लेते हैं, साथ में पथदर्शक को लेते हैं। कब लेते हैं? जब नए शहर में जाते हैं। गांव में जब अपने ही गांव में हो तो तब उस समय हम, या अपने ही शहर में हो तो तब हमें पथदर्शक की हमें आवश्यकता या गाइड की आवश्यकता नहीं होती। पर जब हम नए शहर में जाते हैं तब आप साथ में पथदर्शक लेते हैं। यानी कि जब और तब यानी कि जब जाते हैं तब गाइड हम साथ में लेते हैं। यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है। यानी कि साथ में पथदर्शक लेते हैं। कब लेते हैं? जब हम नए शहर में जाते हैं। यानी कि ये एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि एक दूसरे पर अवलंबित है। यानी कि ये इसलिए यह मिश्र वाक्य कहलाता है। देखो दूसरा वाक्य, जो दूरबीन से शनिग्रह को देखेगा उसके पुराने ख्याल अवश्य बदलेंगे। उसके पुराने ख्याल बदलेंगे, लेकिन कब बदलेंगे? जब वह दूरबीन से देखेगा। ऐसे ही अपनी सादी नज़रों से देखेंगे तो हमें शनि ग्रह का पता नहीं चलेगा। शनि ग्रह किस प्रकार का है, कंकणाकृति है या उसमें वलय है, क्या है, उस बात का हमें पता नहीं चलता। जब हम दूरबीन से सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम जब देखेंगे तो शनि ग्रह यानी कि शनि के बारे में जो गलतफहमियाँ फैली है तो वो गलतफहमियाँ कब दूर होगी? हाँ, वो कब दूर होगी? जब हम दूरबीन से देखेंगे तो शनि ग्रह एक वो शनैश्वर नहीं है, या तो वो एक अच्छा खूबसूरत कंकणाकृति ग्रह है। तो इस बात का पता हमें कब चलेगा? दूरबीन से देखने पर। उसके पुराने ख्याल अवश्य बदलेंगे। कब बदलेंगे? यानी कि वो वाक्य किस पर डिपेंड है? जब दूरबीन से शनि ग्रह को देखेगा। तो ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, इसलिए ये मिश्र वाक्य कहलाता है। तो उसके बाद तीसरा एक उदाहरण देखो, वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। वे सफल होते हैं, हाँ ये स्वतंत्र वाक्य है, पर इस पर ये एक अवलंबित वाक्य ये है जो परिश्रम करते हैं। परिश्रम करते हैं ये वाक्य वे सफल होते हैं इस पर डिपेंड है। यानी कि वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। हाँ, यानी कि ये वाक्य ये इस वाक्य पर या ये वाक्य इस वाक्य पर डिपेंड होता है, यानी कि अवलंबित होता है, इसलिए हम इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। वे सफल, जैसा करोगे वैसा पाएंगे, जैसा करनी वैसी भरनी। हाँ, जब तब ऐसे शब्दों का जहाँ वहाँ वे जो जहाँ वहाँ ऐसे शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है तो वो मुख्य रूप से ऐसा प्रयोग किया जाता है, उसे हम मिश्र वाक्य ही कहते हैं। एक चौथा उदाहरण देखेंगे, पत्थर वहाँ गिरा जहाँ वह खड़ा था। पत्थर वहाँ गिरा, हाँ जहाँ वह खड़ा था, जहाँ वहाँ यानी कि जहाँ वो खड़ा था वहीं पर पत्थर गिरा। यानी कि ये वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड है, अवलंबित है, यानी कि आश्रित है, इसलिए हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार मिश्र वाक्य यानी कि एक मुख्य वाक्य और एक या उससे अधिक आश्रित गौण या उपवाक्य होते हैं, उस पूरे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार देखो, रचना की दृष्टि से जो वाक्य के प्रकार है, पहला सरल वाक्य यानी कि जिसमें उद्देश्य और विधेय एक ही होता है, उद्देश्य और विधेय एक, इसलिए इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य यानी कि दो उद्देश्य और दो विधेय यानी कि दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य, यानी कि इसमें एक मुख्य वाक्य और एक या उससे अधिक आश्रित तथा गौण वाक्य होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी कि अपना खुद का अस्तित्व नहीं होता तथा एक स्वतंत्र रूप से उसका अर्थ नहीं निकलता। एक मुख्य वाक्य का निकलता है पर उस पर जो डिपेंड यानी कि आश्रित वाक्य होता है उसका अपना स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं निकलता, तो वो अपने मुख्य वाक्य पर डिपेंड होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार ये वाक्य के भेद यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं।
परीक्षा में इस पर यानी कि वाक्य के भेद पर 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि हमको वाक्य बदल कर लिखना नहीं है, तो हमको जो वाक्य दिए जाते हैं उन वाक्यों के हमें भेद पहचानना है। उन वाक्यों के हमें क्या करना है? भेद पहचानना है। तो परीक्षा में 2 मार्क के लिए कुछ वाक्य दिए जाते हैं, यानी कि 3 वाक्य दिए जाते हैं। 3 वाक्यों में से कोई 2 वाक्य के भेद पहचान कर उस वाक्य का प्रकार लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो तब हमें वाक्य को पहचानना है। पहचानने के लिए हमने आपको डेफिनेशन बता चुके हैं तीनों वाक्यों की, यानी कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यानी कि वाक्य भेद पहचानो रचना की दृष्टि से। मुख्य रूप से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 प्रकार के वाक्य है। तो ये 3 प्रकार के वाक्यों रचना की दृष्टि से वाक्य जो दिए हैं उसका भेद हमें पहचानना है, या वो किस प्रकार का वाक्य है, बस वो प्रकार वहां पर परीक्षा में हमें लिखना होता है। तो देखेंगे हम सबसे पहले एक उदाहरण देखेंगे। शनि, वाक्य भेद पहचानो, शनि अत्यंत ठंडा ग्रह है। देखो बताओ बेटा, ये किस प्रकार का वाक्य है? हाँ करेक्ट, जो कि ये सरल वाक्य है। क्यों सरल वाक्य है? क्योंकि इसमें शनि अत्यंत ठंडा ग्रह है, यानी कि शनि क्या है? एक उद्देश्य है, और एक ठंडा ग्रह एक विधेय है, यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय है। इसलिए एक उद्देश्य और एक विधेय होने के कारण ये वाक्य कौन सा होगा? ये सरल वाक्य होगा। ये वाक्य सरल वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण देखो, हमारे स्वभाव में क्या है? संगठन का अभाव है। हमारे स्वभाव में संगठन का अभाव है, हाँ, और पर हमें इसे अपने स्वभाव में लाना है। अब ये एक बड़ा वाक्य है। तो हमारे स्वभाव में संगठन का अभाव है। संगठन का अभाव है यानी कि हमारे स्वभाव में, यानी कि उद्देश्य है। संगठन का अभाव एक विधेय है, यानी कि ये पर से पहले एक सरल वाक्य बन चुका है, और पर के आगे देखो हमें इसे अपने स्वभाव में लाना है। हमें एक उद्देश्य है, स्वभाव में लाना है, ये एक विधेय है, यानी कि पर के पहले एक उद्देश्य एक विधेय है, और पर के आगे एक उद्देश्य और एक विधेय है, यानी कि एक पूरे वाक्य में हमारे पर ये 2 उद्देश्य है, और संगठन का अभाव और स्वभाव में लाना है, ये 2 विधेय है, यानी कि 2 उद्देश्य और 2 विधेय है। यानी कि पर से पहले एक सरल वाक्य है और पर से आगे एक सरल वाक्य है। इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए पर जैसे समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया गया है। इसलिए ये किस प्रकार का वाक्य है? बोलो बेटा। हाँ करेक्ट, ये है संयुक्त वाक्य। ये वाक्य का कौन सा प्रकार है? संयुक्त वाक्य। परीक्षा में वाक्य बदलकर लिखना नहीं है, बस वाक्य का भेद हमें वहां पर लिखना है, किस प्रकार का वाक्य है। तीसरा देखो उदाहरण, तीसरा वाक्य देखो, जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। ये वाक्य किस प्रकार का है? देखो, जगत एक उद्देश्य है, सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है, यानी कि यहां पर एक विधेय है, यानी कि एक कर्ता और एक क्रियापद। जहां जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रियापद होता है, यानी कि एक उद्देश्य और विधेय होता है, वो वाक्य क्या कहलाता है? कौन सा है? वो वाक्य है सरल वाक्य। देखो बेटा, इसके बाद हम एक चौथा वाक्य देखेंगे। चौथा वाक्य देखेंगे, वो वाक्य कौन सा है? देखो, उसी का स्वप्न देखो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। हाँ देखो, यहां पर क्या है? कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं? उसी का स्वप्न देखो, उसी यानी कि सर्वनाम है, यानी कि ये उद्देश्य है, एक उद्देश्य है। स्वप्न देखो एक विधेय है। उसके बाद उसी पर, उसी एक उद्देश्य, अवलंबित रहो एक विधेय, यानी कि उसी का और उसी पर ये एक और एक 2 उद्देश्य है। स्वप्न देखो एक विधेय, अवलंबित रहो ये दूसरा विधेय, यानी कि उसी का उसी पर 2 उद्देश्य, स्वप्न देखो अवलंबित रहो 2 विधेय है, यानी कि 2 उद्देश्य और 2 विधेय है। तो ये कौन सा वाक्य होगा? शायद ये संयुक्त वाक्य ही होगा। तो दूसरी कंडीशन है संयुक्त वाक्य की। देखो कंडीशन यहां पर बिठाकर देखो, तो क्या है? 2 सरल वाक्य होते हैं उसमें। उसी का स्वप्न देखो एक सरल वाक्य है, उसी पर अवलंबित रहो ये एक दूसरा सरल वाक्य है, यानी कि 2 सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए एक समुच्चय बोधक अव्यय है यहां पर। वो कौन सा अव्यय है? और ये समुच्चय बोधक अव्यय है। और समुच्चय बोधक अव्यय हम किसे कहते हैं? 2 शब्द समूहों को, ये एक शब्द समूह है और ये एक शब्द समूह, 2 शब्द समूहों को जोड़ने के लिए, हाँ, तथा 2 सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहां पर 2 सरल वाक्यों को और ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य ही है।
पांचवा वाक्य है तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो यहां पर देखो, तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तो ये एक स्वतंत्र यानी कि मुख्य वाक्य है। और इस पर डिपेंड तब तक न रुको, इस पर डिपेंड यानी कि ये उपवाक्य है। ये मुख्य वाक्य, हाँ, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए ये मुख्य वाक्य है, और तब तक न रुको ये उपवाक्य है। यानी कि उपवाक्य ये मुख्य वाक्य पर आश्रित है, अवलंबित है, यानी कि इस पर डिपेंड है। जब तक न रुको, कब तक न रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, यानी कि ये वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड है, अवलंबित है, यानी कि आश्रित है। मुख्य वाक्य पर उपवाक्य आश्रित होता है तो उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? ये मिश्र वाक्य है। पांचवा वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है। देखो बेटा, छठा वाक्य थोड़ा सा गौर से देखो। हाँ, तो मजदूरों को काम मिलता और वे निकल जाते। जब और पर, परंतु, इसलिए इस तरह के शब्द आते हैं तो तब थोड़ा सा संदेह यानी कि हमारे मन में जाग जाता है कि यानी कि एक अंदाज लगता है कि ये शायद संयुक्त वाक्य ही होना चाहिए। तो उसके लिए एक दो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन दो उद्देश्य और विधेय, दो विधेय, और दूसरी कंडीशन दो सरल वाक्य, और दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए तीसरी कंडीशन है समुच्चयबोधक अव्यय का उपयोग। चौथी कंडीशन है जब हम समुच्चयबोधक अव्यय को हटा देंगे संयुक्त वाक्य से तो तब वो दो सरल वाक्यों में बढ़ जाता है। तो देखेंगे ये चार कंडीशन यहां पर हम लगाकर देखेंगे। सबसे पहले मजदूरों को काम मिलता और वे निकल जाते। मजदूर उद्देश्य है एक, वे ये एक उद्देश्य है, यानी कि एक और एक दो उद्देश्य है। काम मिलता, निकल जाते, काम का मिलना एक क्रिया, निकल जाना ये दूसरी क्रिया, यानी कि दो विधेय। मजदूरों को वे, दो उद्देश्य, काम का मिलना, निकल जाना ये दो विधेय, यानी कि ये संयुक्त वाक्य हो सकता है। तो देखेंगे यानी कि मजदूरों को काम मिलता, ये एक पूरा सरल वाक्य बन गया। एक उद्देश्य एक विधेय ये सरल वाक्य, वे निकल जाते ये भी एक सरल वाक्य बन गया। इन दोनों को, दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए और जैसे शब्द का यहां पर उपयोग किया गया, इसलिए ये कौन सा वाक्य होगा बताओ बेटा? हाँ, करेक्ट, संयुक्त वाक्य ही है ये। अब सातवां वाक्य देखो, गणित और संगीत उनकी पहली पसंद थी। पहचानो बेटा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, पहचानो। हाँ बताओ, ये वाक्य किस प्रकार का है? हाँ बताओ बताओ, हाँ कमान कमान, हाँ बताओ। हाँ ये वाक्य देखो बेटा, हाँ नहीं, रॉन्ग, ये वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। ये वाक्य शायद, हाँ आपको लगा कि ये और जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, समुच्चयबोधक अव्यय का शब्द है, ऐसा आपको लगता है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा, ऐसा आपका एक अंदाज है। पर ये संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य का पहला कंडीशन क्या है? जिस वाक्य में दो उद्देश्य दो विधेय होते हैं, तो यहाँ पे ठीक है, गणित और संगीत ये दो हो सकता है उद्देश्य। आप अगर एक उसका अंदाज भी रखिए, दो उद्देश्य भी हो, तो पहली पसंद थी एक विधेय है, यानी कि ये संयुक्त वाक्य नहीं। एक कंडीशन हम यहाँ पर नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन है दो सरल वाक्य होते हैं और उन्हें दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए और पर, परंतु जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, और से पहले एक सरल वाक्य और उसके बाद एक सरल वाक्य है क्या? संगीत उनकी पहली पसंद थी, एक सरल वाक्य है, और से पहले एक सरल वाक्य है क्या? गणित। यानी कि एक शब्द कभी वाक्य बन नहीं सकता, कुछ शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, तो ये वाक्य नहीं है, ये केवल शब्द है। और से पहले एक शब्द है और के बाद एक सरल वाक्य है, तो ये दोनों को जोड़ने के लिए और है, तो ये यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता। दो सरल वाक्य होना चाहिए, यहाँ पर दो सरल वाक्य नहीं है, तो इसलिए और जब हम और जैसे शब्दों को निकाल देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो ये दो स्वतंत्र सरल वाक्यों में बंट जाता है। पर यहाँ पर बंटता है क्या? ये गणित अलग हो जाता है, संगीत उनकी पहली पसंद थी ये एक अलग हो जाता है, तो ये एक शब्द अलग होता है, एक वाक्य अलग होता है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य नहीं है। देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? गणित और संगीत, यानी कि उद्देश्य के लिए और का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि दोनों मिलकर ये एक उद्देश्य है। हाँ, हमारी पहली पसंद है कौन सी विषय? गणित और संगीत। गणित और संगीत उनकी पहली पसंद थी। गणित और संगीत ये दोनों के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि उद्देश्य के लिए, दोनों उद्देश्य को जोड़ने के लिए किया गया है। तो ये गणित और संगीत ये दोनों मिलकर एक उद्देश्य है, पहली पसंद थी एक विधेय है। तो ये वाक्य कौन सा होगा? तो हाँ करेक्ट बोलो, हाँ हाँ करेक्ट, ये सरल वाक्य ही है बेटा। फिर इसके बाद देखो, वह आठवां वाक्य है, वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई। वह इस नन्ही सी उम्र में ही वह प्रौढ़ हो गई। ये कौन सा वाक्य है? हाँ, प्रौढ़ हो गई। कब हो गई? नन्ही सी उम्र में। तो ये वाक्य है मिश्र वाक्य है बेटा। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, करेक्ट। हाँ, उसके बाद नौवां वाक्य देखो, वे ऐसे मजदूर को ढूंढ रहे थे
जो वे ऐसे मजदूर को ढूंढ रहे थे जो बोल्टों में सही माप के छेद कर सके, जो बोल्टों में सही माप के छेद कर सके। देखो, ऐसे मजदूर को ढूंढ रहे थे, ऐसे मजदूर यानी कि बोल्टों में सही माप के छेद कर सके। तो ये बोल्टों में सही माप के, जो बोल्टों में सही माप के छेद कर सके, ये एक स्वतंत्र वाक्य है या ये मुख्य वाक्य है? ये मुख्य वाक्य पर डिपेंड यानी कि आश्रित वाक्य ऐसे मजदूर को ढूंढ रहे थे, वे ऐसे मजदूर को ढूंढ रहे थे, ये उपवाक्य है और ये मुख्य वाक्य है। ये उपवाक्य मुख्य वाक्य पर आश्रित है, हाँ, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड है। इसलिए ये कौन सा वाक्य है? वे और जो ऐसे शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये कौन सा वाक्य हो सकता है? ये है मिश्र वाक्य। वे जो, हाँ, पर वे जो, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। देखो 10वां वाक्य देखो, उनसे प्रार्थना कर कुछ रुपए मांग लेगा तो वे ना नहीं करेंगे। उनसे प्रार्थना कर कुछ रुपए मांग लेगा तो वे ना नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे उनसे और वे, उनसे प्रार्थना कर कुछ रुपए मांगना, मांग लेगा, मांगना एक क्रिया है, उनसे एक यानी कि ये उद्देश्य है, यानी कि कर्ता है, एक क्रियापद है। यहाँ पर वे ना नहीं करेंगे, वे एक उद्देश्य यानी कि एक कर्ता है, नहीं करेंगे एक क्रियापद है, यानी कि इसमें उनसे और वे ये दो उद्देश्य है। कुछ रुपए मांग लेगा एक विधेय, नहीं करेंगे एक विधेय, यानी कि दो उद्देश्य और दो विधेय है। तो ये शायद ये संयुक्त वाक्य हो सकता है, यानी कि उनसे प्रार्थना कर कुछ रुपए मांग लेगा, एक उद्देश्य और एक विधेय है, ये पूरा सरल वाक्य है। तो के बाद वे ना नहीं करेंगे, यानी कि एक उद्देश्य एक विधेय, ये भी सरल वाक्य है। तो इस प्रकार दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए तो जैसे समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया गया है, तो इसे हम समुच्चय संयुक्त वाक्य कहेंगे। और जब हम तो को हटा दो तो ये संयुक्त वाक्य दो स्वतंत्र वाक्यों में या तथा दो सरल वाक्यों में बढ़ जाता है। उसके बाद 11वां वाक्य है बेटा, देखो ये 11वां वाक्य, जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर कुर्सी पर बैठे थे। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव कहाँ बैठे थे? कुर्सी पर बैठे थे। जब तो ऐसा शब्द है, ये मिश्र वाक्य ही हो सकता है, संभावना है। देखो कैसा है, जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर कुर्सी पर बैठे थे। गुरुदेव बाहर कुर्सी पर बैठना ये क्या है? एक मुख्य वाक्य है, यानी कि स्वतंत्र वाक्य है। जब हम लोग ऊपर गए, यानी कि ये उपवाक्य है, यानी कि ये स्वतंत्र अपने आप में ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता। तो ये वाक्य इस पर, गुरुदेव बाहर कुर्सी पर बैठे, इस पर डिपेंड है। जब लोग ऊपर गए तो तब गुरुदेव बाहर कुर्सी पर बैठे थे, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। जितना अधिक काम करना पड़ता उतना ही अधिक सुख मिलता। अधिक सुख मिलता कब मिलता? जितना अधिक काम करना पड़ता। जो ज्यादा काम करता है उसे अधिक सुख मिलता है। हाँ, जितना करेगा उतना ही मिलेगा, यानी कि जितना उतना, जहां वहां, जैसे वैसे, जो वो, ऐसे शब्दों का प्रयोग, यानी कि ये कौन सा है? मिश्र वाक्य ही है। एक बार यह जिसके पीछे पड़ गया फिर उसकी खैर नहीं। देखो बेटा यहां पर देखो, फिर ये क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द है। हो सकता ये वाक्य संयुक्त वाक्य हो सकता है। इसमें देखो, एक बार यह जिसके पीछे पड़ गया, यानी कि एक उद्देश्य, एक बार यह यानी कि एक उद्देश्य पीछे पड़ गया, दूसरा एक विधेय है, उसकी एक उद्देश्य नहीं, खैर नहीं, एक विधेय, यानी कि दो उद्देश्य और दो विधेय है, यानी कि दो स्वतंत्र, दो सरल वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने के लिए फिर का उपयोग किया गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। उसके बाद देखो, मैंने निश्चय किया कि अब मैं हिरन नहीं पालूंगी, यानी कि मैंने निश्चय किया कि अब मैं हिरन नहीं पालूंगी। हिरन नहीं पालूंगी ये स्वतंत्र वाक्य है। ये वाक्य इस वाक्य पर ये वाक्य डिपेंड है। मैंने निश्चय किया कि, क्या किया? हिरन नहीं पालूंगी, यानी कि ये दो वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड है, आश्रित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य ही कहलाता है। नेपच्यून के बाद, नेपच्यून के इर्द गिर्द वलय है, परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत है। देखो यहां पर एक परंतु आया, हो सकता है ये समुच्चय संयुक्त वाक्य होगा। नेपच्यून के इर्द गिर्द वलय है, ये एक सरल वाक्य है। शनि के वलय ज्यादा विस्तृत है, ये भी एक सरल वाक्य है। दोनों को जोड़ने के लिए परंतु जैसे समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग हुआ है, इसलिए ये भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। उसके बाद उदाहरण नंबर 16, सोना को छोटे बच्चे बहुत प्रिय थे। तो देखो इसमें ये शायद ये कौन सा वाक्य है बताओ? हाँ करेक्ट, ये सरल वाक्य है बेटा। सोना को छोटे बच्चे बहुत प्रिय थे, यानी कि इसमें एक सीधा एक छोटा सा वाक्य है, यानी कि सोना को, यानी कि एक उद्देश्य है, छोटे बच्चे बहुत प्रिय थे। बहुत प्रिय होना एक विधेय है, यानी कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है,
यानी कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो वाक्य क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। तो इसलिए ये लास्ट वाक्य जो है ना, लास्ट का सेंटेंस, ये सरल वाक्य का ही प्रकार है बेटा। तो इस प्रकार बेटा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हम यहाँ पर वाक्य दिए गए, तो वाक्य के भेद हम इस तरह से हमें पहचानना होगा। और आप ये समझ चुके होंगे। इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आया तो बार बार सुनो, समझने की कोशिश करो और अपने दोस्तों में ये शेयर करो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।